नमस्कार, आदाब। आलमी टीवी की ख़ास पेशकश हम भारत के लोग नज़रिया देश का। हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ख़ास मौजू पर, एक ख़ास टॉपिक पर जो इस वक्त सियासी हलचल का एक ज़रिया बना हुआ है। बिहार सियासत की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिहार की सियासत का एक नया रुख सामने आने वाला है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। जब बिहार का चुनाव होता है तो तमाम सियासी जमातों की नज़र बिहार पर होती है, क्योंकि कहा जाता है कि यूपी और बिहार इस सेंटर का रास्ता तय करके ही यूपी और बिहार से ही आया जा सकता है। इसलिए तमाम सियासी जमातें अपनी पूरी कोशिश जोर लगा देती हैं बिहार चुनाव को लेकर। इस मरतबा भी बिहार का चुनाव होने वाला है। कौन से ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर बिहार में तमाम सियासी जमातें आएंगी, कौन से ऐसे मसाइल हैं लोगों के जिनको लोग उठाएंगे, और कौन से ऐसी अहम बातें होंगी, कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको लेकर इस बार का चुनाव होगा, हम इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान, हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नीलम एम सिंह, सीनियर सहाफ़ी हैं और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं अजीज़ बरनी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडवाइज़र रह चुके हैं। हमारे साथ कबीर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और आलमी टीवी के चीफ़ एडिटर हैं। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अजीज़ बरनी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिहार के इलेक्शन का जो फ्लेवर होता था, बिहार का इलेक्शन जिस फ्लेवर को लेकर हेलीकॉप्टरों का उतरना, रैलियाँ होनी, लोगों की भीड़ भाड़, उस तरह का क्या इस कोरोना महामारी के बीच इस बार जो इलेक्शन हो रहा है वो फ्लेवर नज़र आता आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, बहुत कुछ बदलाव है इस बार। पहले की तरह से लाखों की भीड़ अब जमा नहीं होगी, हेलीकॉप्टर्स उस तादाद में नहीं होंगे, इक्का दुक्का कोई होगा तो होगा। लेकिन सियासत की सरगर्मियाँ अपनी जगह उतनी ही तेज़ हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा हैं। ये एक नए तरह का चुनाव है कोरोना में, यानी कोविड-19 के दौर में। लेकिन बिहार तय करेगा बहुत हद तक कि इस सरकार से लोगों की अब उम्मीदें बाकी बची हैं या नहीं बची हैं। मैं आपसे भी इसी सवाल पे एक और एंगल जोड़ के मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिहार का, जैसा कि बरनी साहब ने कहा कि वो फ्लेवर तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा सरगर्मियाँ बिहार में होती हुई नज़र आएंगी। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो गठबंधन टूटते और जुड़ते, मतलब गठबंधन जो हो रहे हैं, देख ही रहे होंगे कि आए दिन पार्टियों के टूटने का और पार्टियों के जुड़ने का सिलसिला चल रहा है। कोई कभी एनडीए से कोई दल टूट के अलग होता है, वो अपनी पार्टी बना लेते हैं। तो इसका असर कितना बिहार के इलेक्शन पे पड़ेगा? जी, जैसे आपने कहा कि बिहार में चुनावों की सरगर्मियां पूरे देश में सबसे ज़्यादा वहाँ पर मानी जाती हैं। तो अब बिहार तो जयप्रकाश नारायण जी की भूमि है और वहाँ पर तो हर प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। तो अभी ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक का यह एक पहला असेंबली का चुनाव है जो बिहार में होगा। और बिहार में जो आपने प्रश्न किया कि उसमें जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, गठबंधन है, ये तो पिछले चुनाव में था ही कि एक तरफ नीतीश जी की पार्टी थी जेडीयू, कांग्रेस। तो इन सब का जो विक्ट्री हुई थी उसका तो जो परिणाम था उसको लागू नहीं किया गया, क्योंकि 1.5-2 साल के अंदर ही उन्होंने, नीतीश कुमार ने, सुशासन बाबू जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और वो जो इनिशियल प्री पोल गठबंधन था वह बाद में चेंज हो गया। और अभी के चुनाव में जो कि अब होने वाले हैं उसमें तो अब घोषित कर ही दिया गया है कि बीजेपी और जेडीयू, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इकट्ठे लड़ेंगे और कांग्रेस और बाकी की पार्टियां वह अलग लड़ेंगी। तो अब देखने हैं कि इसका क्या परिणाम होता है। कबीर सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कबीर सिद्दीकी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि अजीज़ बरनी साहब और नीलम साहिबा ने जैसा बताया कि टूटते गठबंधन और बनते गठबंधन, इसका जाहिर है बिहार के इलेक्शन पे असर पड़ेगा भी। कुछ पार्टियां टूट रही हैं, जैसे पिछला इलेक्शन जो है जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर लड़ा था कांग्रेस के साथ, वहाँ गठबंधन था। इस मरतबा उसमें भी अलग देखने को मिल रहा था। इस गठबंधनों का, टूटते गठबंधन और बनते गठबंधन जो है, उसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियां जो है, उनका क्या असर आपको लगता है बिहार के इलेक्शन पे होगा? देखिए, मैं समझता हूँ गठबंधन तो दो ही हैं, एक तो आरजेडी और कांग्रेस का है और दूसरा एनडीए का है।
और बाकी जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और ये जो मुकाबला होगा इन दो पार्टियों के, इन दो गठबंधनों के बीच ही होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा तो आज ये है बिहार के आगे कि अनएम्प्लॉयमेंट प्लान, जो लोग छोड़ के जो दूसरे शहर जाते हैं नौकरी के लिए, और जो उनका जो जिस तरह से आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों जिस तरह से उनकी हालत बनी है कोरोना के चलते, उनको बम्बई का देख लीजिए, हैदराबाद का देख लीजिए, हर जगह से वो अब वो वापस गए हैं, तो वो किस दुर्गति हुई उनकी, किस तरह के हालात रहे हैं। तो एक तो उनको बसाना है उन वर्करों को, उन मज़दूरों को, और उनके लिए रोज़गार मुहैया कराना है। तो अब देखना है कौन सी पार्टी इस पे पूरी तरह उतरती है, क्योंकि हर पार्टी कह रही है कि हम अभी जो ये लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो ज़्यादा इस पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि इसको इनको रोज़गार की मुहैया कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये दो बड़े गठबंधन हैं जो जिनके बीच ये मुकाबला रहेगा। तो जैसा कि कबीर साहब ने बताया कि हर इलेक्शन कुछ न कुछ कोई ना कोई इशू होता है, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, उसमें इलेक्शंस इश्यूज़ पे लड़े जाते हैं, मुद्दों पे लड़े जाते हैं। आपकी नज़र में बरनी साहब कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो इस मर्तबा बिहार के इलेक्शन के लिए रास्ता तय करेंगे, या जनता की वहाँ की कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जिससे बिहार का इलेक्शन मुतासिर होगा? एग्रीकल्चर एक्ट एक अहम इशू होना चाहिए। जिस तरह से कोविड-19 के बाद मज़दूरों को पैदल आना पड़ा लंबा रास्ता तय करके, वो एक इशू होना चाहिए। सीमांचल की बाढ़, ये अपने आप में एक बड़ा इशू है। तो जहाँ तक इश्यूज़ का सवाल है, बिहार में कई इश्यूज़ हैं। ओवरऑल दलित उत्पीड़न का मामला, या नरेंद्र मोदी की सरकार का मामला, किस हद तक लोग मुतमईन हैं, ये एक अहम मौजू है। साथ ही ये भी है कि बीजेपी इस बार बिहार में 3 पार्टियों के साथ है। गठबंधन उसका एक तरह से नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन जिस तरह रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अलग से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, और ये इंडिपेंडेंट चुनाव भारतीय जनता पार्टी से बहुत हद तक मिलकर लड़ रही है। वो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। यही वजह है कि जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए थे, अगर गठबंधन में वो सीट जेडीयू को नहीं जाती, तो वो सभी उम्मीदवार बहुत हद तक एलजेपी से किस्मत आजमा रहे हैं। तो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो पर इसका बहुत असर पड़ेगा। हो सकता है कि नीतीश पर भारतीय जनता पार्टी का भरोसा कमज़ोर हुआ हो, इसलिए चिराग पासवान का अटैक नीतीश कुमार पर कहीं ज़्यादा है। और ये भी हो सकता है कि जो पिछले इलेक्शन का नतीजा था, जब आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार बनाए थे, अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से वोटर ने नज़रअंदाज कर दिया और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर भी वो कुछ बड़ा नहीं कर पाई, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से लालू जी के बेटे साथ जाएं और एक ऐसी ही सरकार देखने को मिले। हाँ, समीकरण बदल सकते हैं। कांग्रेस का रोल भी अब पहले से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उसको सीटें भी ज़्यादा मिली हैं। और अब अगर विपक्ष के तौर पर देखा जा रहा है नेशनल लेवल पर, तो कांग्रेस को देखा जा रहा है, इसका भी फायदा होगा। गठबंधन जो अलग हो रहे हैं, इसका फ़ायदा भी दोनों पार्टियों में अलग अलग तरह से देखा जा सकता है। नीलम जी, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहता हूं इसी कॉन्सेप्ट में कि दूसरे राज्यों की अगर हम तुलना करें तो बिहार में चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करें, बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले में पिछड़ा अब भी नज़र आता है। हालांकि नीतीश जी ने पिछले 15 सालों में उनका जो कहना है, उन्होंने बहुत काम किए सड़क को लेकर, बिजली को लेकर। केंद्र सरकार कहती है कि हमने घर घर पानी पहुंचा दिया है, नल जल, जबकि ज़मीनी हकीकत ये नहीं है। मैं भी गया, मैंने भी देखा है, ऐसी चीज़ें ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। तो क्या लगता है कि नीतीश जी ने जो 15 साल पिछले हुकूमत की है,
उसमें जो उनके दावे हैं, उनके दावे किस हद तक कामयाब नजर आते हैं? पिछली बार जब बिहार के चुनाव हुए थे तो वोटिंग परसेंटेज जो थी जी। मतदाताओं की, दैट वाज 56.8%, विच इज़ ऑलमोस्ट द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द स्टेट्स। और देखिए, उनको तो सुशासन बाबू भी नीतीश कुमार जी को कहा जाता है और उन्हें बिहार का विकास पुरुष भी माना जाता है, परंतु जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बिहार का ग्राउंड लेवल पर उतना विकास नहीं हुआ है। और इस बार जो मेन मुद्दे सामने आएंगे, एक तो कोविड-19 पैंडेमिक को, जो हेल्थ केयर था, जी। उसको बिहार में कैसे हैंडल करा गया। दूसरा, जैसे आप ही ने कहा कि माइग्रेशन का इशू, माइग्रेंट वर्कर्स का जो इशू है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने हमारे लेबर क्लास है, मच ऑफ इट कम्स फ्रॉम बिहार, और उनकी जो दुर्दशा हुई वापस जाने के उसमें, और जो इतनी ह्यूमैनिटेरियन स्टोरीज पूरी दुनिया में नज़र आईं, तो उसका भी प्रभाव राज्य के ऊपर पड़ेगा। फिर उसका डिजिटल रीच की जो हम एक बात करते हैं डिजिटाइजेशन की, तो बिहार में कितना डिजिटाइजेशन हुआ है। और फिर जैसे आपने पहले ही फरमाया कि उधर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और लैक ऑफ इट, ये मुद्दा भी आएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुई नहीं पिछले 5 वर्षों में, और इसमें फिर से एक बार दलित असर्शन और दलित पॉलिटिक्स की बात भी आएगी, जिसमें हम पार्टी का रोल, मांझी जी का, एक्स चीफ मिनिस्टर का रोल भी है, और उनको भी कुछ सीटें दी गई हैं। और फिर माइनॉरिटी इश्यूज तो बिहार में है ही है, और माइनॉरिटी इश्यूज के लिए अब आपने देखा है कि बीएसपी और ओवैसी साहब की पार्टी AIMM, उन्होंने गठजोड़ किया है। और फार्म बिल्स के बारे में जो पहले ही बात हुई, तो वो तो अभी पूरे देश में उसका प्रभाव पड़ ही रहा है, जबकि हमारे सरकार कह रही है कि इसका बहुत लाभ होगा किसानों को, पर किस हद तक लाभ होगा, ये सारे मुद्दे मेरे अनुसार बिहार के चुनाव में सामने आएंगे। जी नीलम जी, तो जैसा कि आपने कहा कि किसान बिल हो, माइग्रेशन का मसला हो, कोरोना महामारी के बीच बिहार सरकार की जो गतिविधियां रही हैं, बिहार सरकार का जो रोल रहा है कोरोना को रोकने को लेकर, माइग्रेशन को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं जनता की नज़र में होगा। अवाम उसको भी अपने नज़र में वोट डालते वक्त ज़रूर रखेगी। कबीर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 15 साल नीतीश कुमार को अभी मिला, और इससे पहले 15 साल आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव जी को मिला, लेकिन बिहार जहाँ था वहीं है अब भी। बिहार से अब भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, पढ़ने बच्चे बाहर जाते हैं, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, नौकरी करने लोग बाहर जाते हैं। मतलब आप सब कुछ कीजिए बाहर जाके, माइग्रेशन रुक नहीं रहा है, कोई इंडस्ट्री ला नहीं पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है। बिहार तो जहाँ था वहीं का वहीं है। आखिर इस मर्तबा दोनों पार्टियों को लोगों ने 15-15 साल का वक्त दिया है। क्या लगता है आपको कि क्या कोई तीसरा विकल्प नहीं होना चाहिए, कोई तीसरी पार्टी ना चुनी जाए, या क्षेत्रीय पार्टियों को मौका ना दिया जाए? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार जी का जो पहला टर्म था, जो पहले 5 साल थे, उसमें काफ़ी उन्होंने काम किया, काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, बिजली, सड़क, पानी का काम, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। और उनका जो सेकंड टर्म था वो भी किसी हद तक ठीक था। लोगों ने उनको दोबारा इसीलिए ले आए थे कि वो फर्स्ट टर्म, जो उनका पहला टर्म था, वो बहुत अच्छा उन्होंने डिलीवर किया था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन जो तीसरा, जो उन्होंने जब लालू जी के साथ मिलकर जब इलेक्शन लड़ा, तब ख़ास तौर पर सेकुलर लोगों ने, माइनॉरिटीज़ ने उन पर भरोसा किया और उनको फिर दोबारा पावर में ले आए। अब जो उसके बाद जो हुआ, जो घटनाएं हुई, वो आप जानते हैं। जब वो बीजेपी के साथ चले गए और उसके बाद वो सारी चीज़ें तितर बितर, मतलब वो कर नहीं पाए। अगर वो करना भी चाहते थे तो वो उनको किसी तरह से उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ा काफ़ी। नहीं, नीतीश जी जो बीजेपी के साथ गए हैं, उन्होंने इशू ही इस बात को बनाया कि आरजेडी मुझे या पार्टी को, या आरजेडी की सरकार जो है अगर साथ में गठबंधन है तो वो डेवलपमेंट नहीं करने देती है, डेवलपमेंट कामों को रोकती है।
मैं इस पे अजीज़ बरनी साहब का भी कमेंट लेना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम लोग चर्चा में बैठे हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आरजेडी का इसका नीतीश जी का जो मेन मुद्दा यही था अलग होने का। उनका मेन कहना यही था जब वो अलग हुए थे कि आरजेडी उनको, या यूँ कहें कि गठबंधन में जो उनके साथ पार्टियाँ थी वो उनको काम नहीं करने दे रही है, डेवलपमेंट नहीं करने दे रही है, बिहार का विकास नहीं करने दे रही है। उसमें मेरा तो लेकिन ये उसके मानना बाद है- अजीज़ बरनी साहब से मैं कमेंट ले लूँ फिर आपके पास आता जी हूँ। जी जी जरूर। उसके बाद जब वो बीजेपी से मिले तो कितना डेवलपमेंट किया उन्होंने। आरजेडी जब तक रोक रही थी तब तक वो कुछ नहीं कर सके। बीजेपी ने जब सहयोग दिया तब उन्होंने क्या किया, इसकी जानकारी देंगे आप? उन्होंने ये कहा था सर कि क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से पैकेज भी मांगा था, पैकेज भी कबूल हुआ था। इन सब चीज़ों को लेकर नीतीश कुमार का कहना था कि वो आए। वो तो 20 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी अभी कोरोना के बाद सब लोगों को दे चुके। 30 लाख रुपया इंडिविजुअली सबके बैंक खातों में दे चुके, करोड़ों नौकरियां दे चुके। वो उन्होंने इतना कुछ दिया है जितना 70 सालों में किसी ने दिया नहीं। लेकिन वो सब फ्लोर पे नज़र कहाँ आ रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नीलम जी, आप क्या कहेंगे कि जैसा कि बरनी साहब ने कहा कि 20 लाख करोड़ है वो बिहार को दिया जा चुका, बिहार को स्पेशल पैकेज दिए जा चुके, ये सब कहीं नज़र नहीं आता है। आपको क्या लगता है कि जिस मसले को लेके गठबंधन से नीतीश जी अलग हुए थे, क्या उस चीज़ को वो निभा पाए, वो कामयाबी हासिल कर पाए, वो डेवलपमेंट वो ला पाए? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो पिछले असेंबली के चुनाव हुए थे वे मुख्यतः हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ थे, क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री बन चुके थे। और उस समय जो मेन मुद्दा आ रहा था वह मुद्दा था बिहार को स्पेशल स्टेटस देने का। क्या वो स्पेशल स्टेटस बिहार को आज तक दिया गया? क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं। अब तो दोनों पावर में ही हैं, उसके बावजूद भी बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया। और पिछली बार के जो चुनाव थे, मैं उसको कंपैरेटिवली आपको इसलिए इस कारण से बता रही हूँ कि पिछली बार की जो चुनौती थी वह आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू, ये सब इकट्ठे होने के कारण सारी जो मतदाताओं की वोट्स थी वो एक तरफ हो गई थी वर्सेस बीजेपी। अभी जितनी जेडी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार जी बिहार में पॉपुलर चीफ मिनिस्टर नहीं है, लोग उनको पसंद भी बहुत करते हैं और उनका एक अपना स्थान है। तो वो जो जेडीयू के जितने भी वोट्स थे अब वे बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ आपने ये भी देखा है कि आरजेडी की स्थिति, राजनीतिक स्थिति अभी कमज़ोर है, क्योंकि लालू जी उस तरह के कैंपेनर नहीं है जो वो पिछली बार में थे। पोस्टरों से गायब नजर आते हैं, पोस्टर में भी नहीं दिखाई जी, दे तो रहे वो हैं। पिछली बार की तरह इस बार एक्टिव नहीं है। पिछली बार तो उन्होंने बहुत हेक्टिक पर्सनल कैंपेन करा था जो कि प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करा गया था। तो इस बार जो कंटेम्प्रेरी मुद्दे हैं विकास के, माइग्रेशन के और ये जो सारे इश्यूज हैं ये तो होंगे, पर इस पर जो अधिकतर मतदाताओं का वोटिंग होगा वो उसका बहुत बेनिफिट जेडीयू को और नीतीश कुमार को मिलेगा। पिछला इलेक्शन 2015 का जो इलेक्शन था वो बीजेपी के खिलाफ था, नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। और नीतीश जी तेजस्वी का साथ छोड़कर, आरजेडी का साथ छोड़कर जो आवाम का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ था उसके साथ चले गए। तो क्या ये उसके साथ चीटिंग नहीं है, ये उसके साथ धोखा नहीं है? एक तो इस बार के चुनाव में इस बात को वोटर को देखना होगा। दूसरी बात, मायावती उत्तर प्रदेश के बाहर, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो या जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो उसकी एक पार्टनर के तौर पर रही है। तो मायावती का बीजेपी के साथ एक खुला रिश्ता है जिसे वो जाहिर करती रही हैं, छुपाया नहीं है। एमआईएम का छिपा रिश्ता है जो वो जाहिर नहीं करते हैं। वोट बैंक दोनों का ही नहीं है। इससे पहले दोनों ने ही बिहार में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है। हाँ, 5-5, 4-4, 7-7 हज़ार वोट काट कर वो सेकुलर पार्टीज़ के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाएंगे। ये बीजेपी का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इनको इन पार्टी के तौर पर देखने के बजाय ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने एलजेपी की शक्ल में अपने कैंडिडेट्स को उतारा है, एमआईएम की शक्ल में सेकुलर वोट को काटने वाले उम्मीदवारों को उतारा है, बीएसपी की शक्ल में दलित वोटों को काटने वाले उम्मीदवारों को उतारा है। तो मुस्लिम, दलित, इन दोनों के वोट परसेंटेज को कम करने के लिए ये बीजेपी का गेम प्लान है।
सर हर एक चीज़ का इल्ज़ाम बीजेपी पे ही क्यों आ रहा है? आप कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी के बिहार में बीजेपी क्लेमेंट है। जो 70 साल का रौनर होती है वो बीजेपी है। हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना बीजेपी का है। जो कुछ आज घट रहा है पिछले 6 सालों में ये बीजेपी का है। तो आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका क्या क्या एग्जांपल दिया जाए? नहीं सर, एक चीज़ है जैसे कि आप देखिए एमआईएम बिहार में सीमांचल से बाहर कैंडिडेट नहीं उतार रही है, तो और दूसरी जगहों पे क्यों नहीं? पिछली बार सिंबॉलिक होता है सीमांचल उसका पे कैंडिडेट भी उतारना पब्लिक मीटिंग के लिए सिंबॉलिक होता है। एक जगह बैठकर मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए, हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए कुछ भी ज़र अफशानी करो तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये कहीं बोला जाए, इसका असर सब जगह होता है। इस तरह से तो सर मुस्लिम जो एक लीडरशिप उभर कर आ रही थी उसको भी आप नहीं, ये मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, ये मुस्लिम लीडरशिप नहीं है। अगर मुस्लिम लीडरशिप की बात करेंगे तो आसाम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल का नाम क्यों नहीं लिया जाता? शफीकुर रहमान बर्क का नाम क्यों नहीं लिया जाता? मुस्लिम लीग जो केरला में लगातार रिप्रेजेंटेशन देती रही पार्लियामेंट में, उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता? आपको 6 साल से इनके अब्बा हुजूर पहले से पार्लियामेंट में थे जो कांग्रेस के साथ थे, अभी से 6 साल के अंदर ही ये मुस्लिम लीडर बन गए। एक ऐसा शख्स जो पार्लियामेंट में मुस्लिम मसाइल पर, मुस्लिम इश्यूज पर खुलकर बोलता है, कोई और नजर आता है आपको असदुद्दीन ओवैसी? एक ऐसा शख्स जिसको बोलते हुए दिखाना मीडिया की जिम्मेदारी है। जो असाइनमेंट उसको सरकार से मिला हुआ है कि तुम्हें दिखाना है तो उसको दिखाना है। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा, कहीं बेहतर कुंवर दानिश अली बोले हैं। उठा के पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देख लीजिए, उठा के पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देख लीजिए, वो बोले हैं इस इशू पर। और उनकी पार्टी ने लीडरशिप से उनको हटाया है। वो लोकसभा में लीडर थे अपनी पार्टी के, उन्हें हटाया गया है। आपकी नज़रें टिकी हुई है कि जिसे अगर वो अमीश देवगन को कहे कि साहब ये एक सबसे बड़ा पत्रकार है, वो अर्नब गोस्वामी को कहे कि सबसे बड़ा पत्रकार है, वो कंगना रानावत को कहे कि झांसी की रानी है, वो असदुद्दीन ओवैसी को कहे कि मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर है। आपने मान लिया इस प्रोपेगेंडा को? सर अभी देखें तो असदुद्दीन ओवैसी वाकई एक उम्मीद बन चुकी है को मुसलमानों के लिए। कुछ लोगों की उम्मीद तो हमेशा रही है किसी न किसी की। बिहार में सीमांचल, बिहार में सैयद शहाबुद्दीन से बड़ी उम्मीद किसी मुसलमान से नहीं थी। और आज भी अगर जाकर देखें तो सिवान में खड़े हो जाएं तो उसके नाम पर उसके चपरासी को वोट मिल जाएगा। और ये जाके वहाँ मेहनत कर, उनकी बीवी तो नहीं जीत रही है 2 मरतबा से, वोट नहीं मिल रहा है, पॉपुलरिटी नहीं, पॉपुलर न जीता। अगर ये तय कर ले गवर्नमेंट कि इसको नहीं जिताना है तो ऐसे बहुत से हथकंडे हैं कि उन्हें हराया जा सकता है। हर चीज़ का इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे तो नहीं दिया जा सकता कि गवर्नमेंट इसको नहीं जीतने दे रही है, गवर्नमेंट उसको नहीं जीतने दे रही है। एग्रीकल्चर एक्ट का जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है। कोरोना के अंदर, महामारी के अंदर जो इन्होंने एटेंडम ये लोगों को घरों से घर छोड़ने के लिए मजबूर किया, ये उन पर नहीं है। दलित उत्पीड़न जो हो रहा है ये गवर्नमेंट पर नहीं है। नौकरियां जो जा रही हैं वो गवर्नमेंट पर नहीं है। जीडीपी जो नीचे जा रही है, हर चीज़ के लिए थोड़ा ना गवर्नमेंट के लिए कहा जाएगा। सब पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का किया धरा, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है जो आज सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। नीलम जी, आपको क्या लगता है कि इस मर्तबा एमआईएम बिहार में खाता खोलेगी सीमांचल में? चूँकि जैसा वहाँ के लोगों का ज़मीनी तौर पे, मैंने कई जर्नलिस्ट से भी बात की है, ज़मीनी स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी बात की है, उनको लगता है कि सीमांचल में इस मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी की रोल जो है, उनकी पार्टी का रोल जो है वो बहुत बेहतर रहेगा। उनकी पार्टी यहाँ से कुछ न कुछ हद तक कामयाब ज़रूर होगी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने पिछली बार सीमांचल में ही चुनाव लड़े थे और उसमें खाता तो खुल गया था, उन्हें 1 एमएलए की सीट प्राप्त हुई थी। परंतु अभी इस बार, जैसे आपने पहले कहा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस करके उनको कोई इतना इलेक्टोरल फ़ायदा मिलने का नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम्स हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, वो बिहार में अगर सभी भी इकट्ठे हो जाते हैं तो तब भी अगर वो अकेले लड़ेंगे और मतलब वहाँ पर मायावती जी, सुश्री मायावती जी की बीएसपी पार्टी का तो इतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को बिहार के चुनाव में कुछ अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। बर्नी साहब, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इस मरतबा जो है वोटर्स में जो प्रतिशत है वो युवाओं की ज़्यादा है। करीब एक अनुमान के तहत कह सकते हैं कि 60% के करीब वोटर जो है बिहार में वो युवा होंगे। तो युवा फैक्टर इस इलेक्शन में कितना दिखाई देता है? आपको क्या लगता है, युवा फैक्टर होगा?
बेशक युवा फैक्टर होगा, और इधर पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड है वो युवा है। उनके आक्रोश का सामना बिहार में ऐसी पार्टियों को करना पड़ेगा जो जिनकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा है। यहाँ मैं एक बात का जवाब दूंगा जो नीलम जी ने भी कहा कि पिछली मरतबा एक एमएलए जीता था एमआईएम का किशनगंज से, अख्तरुल ईमान की बात कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान इससे पहले भी एमएलए थे जो आरजेडी के टिकट पर जीते थे। अख्तरुल ईमान किशनगंज के अंदर एक ऐसा नाम है कि अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो जीतेंगे, आरजेडी से लड़ेंगे तो जीतेंगे, जेडीयू से लड़ेंगे तो जीतेंगे। वो इन्हीं एमआईएम छोड़ दीजिए, वो किसी भी पार्टी से लड़ेंगे तो जीतेंगे। अगर वो एमआईएम के टिकट से जीतते हैं तो ये एमआईएम की नहीं, अख्तरुल ईमान की कामयाबी है। अब इसको आप अपने नज़रिए से देख सकते हैं, नीलम जी अपने नज़रिए से देख सकती हैं, कबीर साहब अपने नज़रिए से और मैं अपने नज़रिए से। अख्तरुल ईमान ज़रूर ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, कई पार्टियां उनको टिकट भी ऑफ़र करती हैं, लेकिन अख्तरुल ईमान ने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा है जो वो एमआईएम के साथ गए। वो न सिर्फ पिछला इलेक्शन वो जीत सकते थे आपके बकौल, अगर वो किसी भी पार्टी में चले जाते, नीतीश जी भी उनको टिकट दे देते, लालू जी भी टिकट दे देते, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ ज़मीन से आदमी है। लेकिन वो फिर भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े रहे। आखिर उनको क्या लालच है ऐसी? तो क्या वो भी बिके हुए हैं या उनकी सियासत भी वैसी है जैसा आप कह रहे हैं? एक आदमी का मैंने बिका हुआ किसी को नहीं कहा ना, मैंने असदुद्दीन को भी बिका हुआ बीजेपी की नहीं बी टीम तो कहा। कहा ना, मैंने कहा बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। मैंने कहा कि जैसे फायदा तो वही पहुंचा था जो बी टीम जैसे होता है। अमीश देवगन, जैसे अर्नब गोस्वामी, जैसे कंगना रनावत, वैसे असदुद्दीन ओवैसी वैसे कोई अख्तरुल ईमान तो भी है। अख्तरुल ईमान को नहीं कहा जा सकता। पार्टी के साथ होना कभी कभी मजबूरी होती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे लोग एक ही जैसे नहीं हैं, कांग्रेस के अंदर सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। कांग्रेस में नरसिम्हा राव भी थे जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बाहर थे। राजनाथ सिंह हर मामले में भारतीय जनता पार्टी के या आदित्यनाथ की तरह नहीं है। तो आप कंपैरिजन मत कीजिए। ठीक है कि उन्होंने पसंद के हिसाब से लिया, ज़रूरत के हिसाब से एमआईएम का टिकट लिया। बहरहाल मैं मानता हूं कि अख्तरुल ईमान अपने आप में एक शख्सियत है किशनगंज के लिए। कबीर सिद्दीकी साहब, मैं आपसे आखिरी में एक सवाल जानना चाहता हूं कि चूँकि अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया और छोटे छोटे चैनल्स जो इलाकाई रीजनल चैनल्स होते हैं, जो यूट्यूब से एक कमरे में बंद चैनल बहुत से होते हैं जो बिहार वगैरह में चलते हैं, इन सब का कितना असर पड़ेगा? हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर पूरी तरह से लगाम लगाएंगे। ऑब्जर्वर भी उसके लिए, इलेक्शन के लिए उन्होंने बनाए हैं, 2 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया और छोटे छोटे चैनल जो मीडिया ग्रुप हम कह सकते हैं मीडिया, तो इनका कितना असर होगा इस इलेक्शन पे? देखिए, इस बार सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि कोविड की वजह से जो इलेक्शन की जो सभाएं होती थी वो अब बहुत कम हो रही हैं। तो ज़्यादातर लोग वेबिनार के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू ही वो जनता तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो नेता हो चाहे किसी भी पार्टी के। वो सब लोग चाहते हैं कि ये इंटरनेट के ज़रिए ही, चाहे वो फेसबुक के ज़रिए हो चाहे वो किसी और एप्लीकेशन के थ्रू उनसे बात की जाए। तो मैं समझता हूँ इसमें एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है वो मॉनिटर करने का फेक न्यूज़ का, क्योंकि अफवाहें भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में फैलती हैं और बहुत जल्दी फैल जाती हैं, और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से उस पर मॉनिटर किया जाए, वो उसको सरकार को देखना चाहिए। और मेजर जो रोल है हमारे टीवी चैनल का, क्योंकि अभी भी बिहार में इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं कि इंटरनेट अवेलेबल हो गांव में और दूसरी जगह में, लेकिन लोग टेलीविज़न चैनल अभी भी देखते हैं, और रीजनल चैनल का बड़ा इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया से ज़्यादा। जो लोकल चैनल हैं जो केबल टीवी पे जो चलते हैं उनका बड़ा असर अभी भी है गांव दराज में। तो मैं समझता हूँ कि उसको एक रेगुलेट करना चाहिए, या उनको सेल्फ सेंसर या सेल्फ मॉनिटरिंग उसकी होनी चाहिए, ताकि वो आवाम के बीच में कोई गलत फहमी का शिकार ना हो, कोई गलत न्यूज़ ना चली जाए। और इसके लिए मैं समझता हूँ जो वोटर है वो ज़्यादा समझदार है, वो ज़्यादा उसको समझबूझ है और वो जानता है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा इस पर उसका इम्पैक्ट।
तो इस मरतबा बिहार का इलेक्शन चूँकि एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब कोरोना महामारी की वजह से बहुत सी समस्याएं हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, हाथ धुलते रहना है। मैं अपने तमाम मेहमानों से आखिर में एक सवाल पे आप सबका कमेंट, बहुत मुख्तसर 30 सेकंड में मैं आप सबका कमेंट चाहूँगा। बिहार की आवाम को इस दफ़ा किन चीज़ों पर हमेशा वोट देते हैं आप? डेवलपमेंट के नाम पे नहीं होता, हमेशा वोट एजुकेशन के नाम पे देते नहीं होता। इस मरतबा किस मानसिकता के साथ, किस जहनीत के साथ लोगों को वोट करने जाना चाहिए जब वो अपना हक का, सबसे बड़ा जमहूरी हक जो है उनका, उसको इस्तेमाल करते वक्त क्या उनके जहन में रहना चाहिए? तो आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी नीलम जी, मैं आपसे तो एक लाइन से ही जी, तो मेरा ये मानना है कि इस बार तो जो बिहार के वोटर्स अपना मतदान करेंगे, तो इस बार वो बाहरी और बिहारी का तो मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस बार तो बिहारी और बिहारी का ही मुद्दा है। तो वो देखेंगे कि कौन सा बिहारी उनके लिए ज़्यादा काम करेगा। और पिछले जो पैंडेमिक का और उससे पीछे के 4 साल हैं, उसमें नीतीश सरकार ने क्या किया, जैसे आपने पहले बताया था कि जो उन्होंने गठबंधन को तोड़कर बीजेपी का साथ दिया, और क्या नीतीश वर्सेस तेजस्वी ये एक स्ट्रॉन्ग थीम रहेगा, ये सब चीज़ों पर मतदान अपना वोट डालेंगे। सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, आपसी मोहब्बत, ये सबसे बड़ा इशू है। जो देश को अच्छा शासन दे सके, सबको साथ लेके चल सके, उसे राज्य में और केंद्र में होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम वोट तो किसी भी पार्टी को देते हैं तो उसका एक मैनिफेस्टो देखते हैं, या उसके जो काम है या जो करने वाले हैं आगे। लेकिन हम जब उस आदमी को चुन के असेंबली में ले आते हैं, और हमने ये देखा है पिछले दिनों बेंगलोर में क्या हुआ और गोवा में क्या हुआ, और फिर अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में क्या हुआ, तो चुनना कोई अहम काम नहीं है कि चुन लीजिए, आप चाहे जिसको चाहे चुन लीजिए। लेकिन क्या वो चुने हुए व्यक्ति इस भरोसे के लायक हैं कि वो अपने उस पार्टी या अपने उस मैनिफेस्टो पे कायम रहेंगे, या फिर वो पता लगा कि फिर वो आपने जिसको चुना, जिसको सेकुलर समझ के सुनना, या उसके ऊपर जो विश्वास करके आपने वोट दिया, और पता लगा कि वो दूसरी पार्टी में चला गया और दूसरी सरकार में जाके मंत्री बन के बैठ गया। तो चुनना वो कोई ज़्यादा अहम नहीं रहा कि अब वो उसकी लॉयल्टी कितनी है पब्लिक के तहत, कि उसका कितना मतलब जनता के तहत वो जिस विश्वास से जनता ने उसको चुना है उस पर वो कितना खरा उतरता है, ये बहुत ज़रूरी है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बहस की। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार का आने वाला इलेक्शन जो है इसी फ्लेवर में लड़ा जाएगा और बिहार से ऐसा नतीजा निकल कर आएगा जो पूरे देश में जिसका असर दिखाई देगा। आप अजीज़ बर्नी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नीलम एम सिंह साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और कबीर सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन आलमी टीवी आप देखते रहिए, हम खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दें, नमस्कार, आदाब।